आज का विषय है बढ़ता हुआ तापमान। पिछले एक महीने में गर्मी ने पूरे भारत में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चाहे वो साउथ इंडिया की समस्या हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया की समस्या हो, गर्मियों की इस समस्या का या बढ़ते हुए तापमान की इस समस्या का अंदाज़ा आप आजकल के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन में देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है तापमान की। इंडिया टीवी न्यूज़ कह रहा है कि नीड टू डिक्लेयर हीट वेव एज नेशनल क्लाइमेटी। वो चाह रहा है कि हम बढ़ते हुए तापमान को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दें। ये स्थिति बनी हुई है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का दबाव सरकार पे बन रहा है कि आप जो है राष्ट्रीय आपदा उसको घोषित करें। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये समस्या है। इंडिया टुडे कह रहा है स्कूल स्टूडेंट्स फॉल इन कॉन्शियसनेस ड्यू टू एक्सट्रीम हीट वेव इन बिहार। बिहार सरकार ने ऐसे भी 8 दिन के लिए स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया है, सभी शिक्षण कार्य वहाँ बंद कर दिए हैं 8 जून तक। वी डोंट हैव द प्लानेट बी, ये सबसे बड़ी समस्या है। इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है वी डोंट हैव प्लानेट बी, और प्लानेट ए को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लानेट ए जो है वो हीट वेव का बहुत बुरी तरह से शिकार है। और हम आने वाले 20-50 वर्षों में एक ऐसे भविष्य की ओर जा रहे हैं जहाँ पर ऐसी गर्मी होगी कि हम सब पागल हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। मतलब कि ये धरती आने वाले 40 से 50 वर्षों बाद रहने के लायक नहीं बनेगी। और राजस्थान का हाई कोर्ट भी ये मांग कर रहा है बिकॉज वी डोंट हैव एनी प्लानेट बी। तो हमें इसको क्या करना चाहिए, एक नेशनल क्लैमिटी की तरह घोषित करके और इससे बचने के उन उपायों पर काम करना चाहिए जो उपाय हम नेशनल क्लैमिटी के दौरान अपनाते हैं। इसके अलावा देखिए, मिंट कह रहा है बिहार हीट वेव अलर्ट, इलेक्शन ड्यूटी ऑफिसर्स डाइज ड्यू टू हीट स्ट्रोक। फिर कह रहा है हीट वेव किल्स 8 इन बिहार, डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओवर हीट वेव, राजस्थान हाई कोर्ट अर्जेस सेंटर। इतनी बुरी स्थिति है गर्मी की कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमें इस संदर्भ में ये जानना जरूरी है कि इस तरह से बढ़ते हुए तापमान का कारण क्या है। इस तरह के प्रश्न हमारे लिए विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न, कॉन्सेप्चुअल नेचर के प्रश्न कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि तापमान इतना तेजी से बढ़ रहा है, या तापमान को हम बढ़ने से क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? हम रोक भी नहीं सकते हैं। मेगा सिटीज एक्सपीरियंसिंग हीट स्ट्रेस, जो बड़े शहर हैं वो बड़े शहरों को बहुत अधिक तापमान का तनाव, तापमान का दबाव सहना पड़ रहा है, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, ये सारे शहर हैं। हमारे यहाँ एक संस्था काम करती है, सेंटर फॉर साइंसेज, और ये जो है रिसर्च करती है इस बात पर, बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्यों पर। तो इनकी कुछ रिपोर्ट है बढ़ते हुए तापमान के कारण, जिन पर हमको विचार करना चाहिए। ये पूरा हिस्सा समझ लीजिए कि लाल दिखाई जो दे रहा है वो हीट वेव का बहुत तेजी से शिकार है। जो पिछले कई वर्षों का औसत तापमान रहा है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। उसके कारण के बारे में जो थिंक टैंक है वो कह रहा है कि सभी क्लाइमेटिक जोन में तापमान बढ़ रहा है। इसके बारे में इन्होंने एक स्टडी भी दी है कि 5 से 10% बढ़ा है 5 मेगा सिटीज में 2014 से 2023 के बीच में, जो कि कंपेयर किया गया है 2001 से 2010 के एवरेज के बीच में। मतलब कहना इनका ये है कि 2001 से 2010 के बीच में इन मेगा सिटीज का जो एवरेज टेम्परेचर रहा है वो 5 से 10% बढ़ गया है, 5 से 10% बढ़ गया है 2014 से 2024 के बीच में। मतलब कि ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। तो जो करंट सिचुएशन है बढ़ते हुए तापमान की, वो ये है कि मेगा सिटीज़ में तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि गांवों में भी तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसके कारणों का पता लगाएं कि इस तरह के तापमान वृद्धि का कारण क्या है। अच्छा, एक चीज़ हमको इसके साथ और समझना है कि तापमान का, बढ़ते हुए तापमान का या बदलते हुए जलवायु का हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत गहरा संबंध है। खास तौर से हीट जो है वो बहुत सारे तरह के हमारे हेल्थ इश्यूज को खड़ी करती है।
इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में अभिकल सोमवंशी जो हैं सीनियर मैनेजर हैं सीएससी के, उनकी रिसर्च बताती है कि बॉडी का जो कूलिंग मैकेनिज्म है उसके फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, वो कंप्रोमाइज होता है, बहुत हायर टेम्परेचर में उसको हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं। इसके अलावा कहा कि इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम स्किन कूल्स आवर बॉडी बट हायर ह्यूमिडिटी लेवल इतना हाई है कि उसके कारण से हम हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है या हमारा जो शरीर है वो तापमान, वो पसीने को उतनी जल्दी से इवेपोरेट नहीं कर पा रहा है, तो वो एक समस्या बनी हुई है। मॉनसून को भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्म होगा। 1 जून 2024 को जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भारत चुनावी गर्मी से तो मुक्त हो रहा है। चुनाव के कारण जो भारत में गर्मी बढ़ी हुई थी उसका आज अंतिम चरण है, लेकिन प्रकृति ने जो गर्मी दे रखी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हीट वेव की खबरें आ रही हैं, लगातार हीट स्ट्रोक की खबरें आ रही हैं। समाचार पत्र ऐसे समाचारों से भरे हुए हैं जिनमें बढ़े हुए तापमान के कारण मरने वालों की संख्या या बढ़े हुए तापमान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग या बढ़े हुए तापमान से निपटने के तरीके या बढ़े हुए तापमान पर होने वाली परिचर्चाएं, होने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान, इन्हीं से पूरा समाचार पत्र भरा हुआ है। तो ये ऐसी सिचुएशन में हम लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि ऐसे तापमान के बढ़ जाने का कारण क्या है या बढ़ते हुए इस तापमान का कारण क्या है। तापमान के बढ़ने के बहुत सारे कारण बहुत लंबे समय से चर्चा में रहे हैं वैज्ञानिकों के बीच, या जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, उनके बीच लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। हम क्लाइमेट चेंज जैसे विषय पर बहुत गंभीरता से विचार करते आए हैं, लेकिन मानवीय क्रियाकलाप और कुछ प्राकृतिक कारण ऐसे हैं जिनके चलते इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाता है। इसीलिए हमने कहा कि इसमें 2 तरह के फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। कुछ तो नेचुरल फैक्टर्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं। ह्यूमन इंड्यूस्ड नेचुरल कॉजेज एक निश्चित प्रक्रिया के साथ चलते रहते हैं, लेकिन ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज उस प्रक्रिया को कैटलिस्ट कर देते हैं, तेज कर देते हैं, जिसके कारण से समस्या गंभीर हो जाती है। इस अध्ययन के दौरान या इस परिचर्चा के दौरान हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से नेचुरल कॉजेज हैं और कौन कौन से ऐसे ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजन्स हैं जिनसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे अगर हम बात करें इस संदर्भ में कि जियोग्राफिक लोकेशन किसी भी कंट्री की कैसे बढ़े हुए तापमान के लिए या तापमान के बढ़ने के लिए जिम्मेदार होती है, तो उसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी कंट्री के या किसी भी जियोग्राफिक पार्ट के या किसी भी लैंड में तापमान कैसा होगा, ये बहुत ज़्यादा इस बात पर निर्भर करेगा कि जियोग्राफिकली लोकेटेड कहाँ है वो। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन तीनों के बीच में हम इसको बोलते हैं ITC, हम इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ये ट्रॉपिकल जोन जो है ये सबसे अधिक हीट पाने वाला जोन है। सूर्य का सबसे अधिक प्रकाश यहाँ पर रहता है, सूर्य का सबसे अधिक तापमान यहाँ पर रहता है। कारण उसका ये है कि जून से लेकर अगले जून तक, जैसे 21 जून को सन जो है लाइन ऑफ कैंसर के परपेंडिकुलर होता है, और फिर अर्थ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करती है जिससे जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में फिर से वो लाइन ऑफ इक्वेटर के परपेंडिकुलर हो जाता है, लंबवत हो जाता है। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर से लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ जाता है। फिर अर्थ इस तरह से टिल्टेड है, 23.5 अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, जिसके कारण से ऐसी सिचुएशन फिर से बनती है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर से इक्वेटर पे होता है सन, और फिर अप्रैल, मई, जून में फिर से लाइन ऑफ कैंसर पे होता है। तो साल भर सूर्य की स्थिति, या यूं कह लो कि सूर्य तो स्थिर है पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी ही इस तरह से घूम रही है और अपने टिल्टेशन के कारण और अपने ऑर्बिट के कारण ऐसी स्थिति का निर्माण करती है जिससे सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले हिस्से पर पड़ती हैं। इसलिए यहाँ पर तापमान ज़्यादा पाया जाता है, ट्रॉपिकल जोन इसको हम कहते हैं। और इस जोन में ट्रॉपिकल जोन थोड़ा कन्वर्जेंट भी होता है, तो कन्वर्जेंस भी उसका होता रहता है। हालांकि वो इस विषय का विषय नहीं है, उसको हम कभी और चर्चा में लेंगे। लेकिन ये आपको समझना होगा कि ये हिस्सा अर्थ का
सबसे अधिक हीट पाने वाला हिस्सा है। और चूंकि भारत की लोकेशन को अगर हम देखें तो भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री की जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लाइन है वो जाती है, जिसको हम लाइन ऑफ कैंसर कहते हैं। तो लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हीटिंग होती है। तो भारत के सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा हीटिंग का सीजन ये रहता ही रहता है। अगर हम नीचे के शहरों में जैसे हैदराबाद है, चेन्नई है, उन सब का स्टडी करें तो तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन हीट वेव्स का असर नॉर्थ इंडिया पे भी बहुत गहरा है। हालांकि ऐसा हम नहीं कर सकते कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा कम रहेगा, क्योंकि ये वो पीरियड है जब नॉर्थ इंडिया का प्लेन रीजन जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, मैदानी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो हम ये एक कारण मान सकते हैं कि ये जो हीट वेव है उसका एक कारण हमारी जियोग्राफिक लोकेशन है। ऐसा नहीं कि हम पहली बार हीट वेव को फील कर रहे हैं, हर साल ये समस्या रहती है। हर वर्ष हम ऐसे समाचार पढ़ते रहते हैं कि इसने इतने साल का रिकॉर्ड तोड़ा, गर्मी ने इतने साल का रिकॉर्ड तोड़ा, गर्मी ने इतने साल का रिकॉर्ड तोड़ा। तो हीट वेव के होने का एक कारण तो आपकी जियोग्राफिक लोकेशन है, आपकी भौगोलिक स्थिति है। और आपकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है? आधा हिस्सा भारत का कहाँ पे पाया जा रहा है? आधा हिस्सा भारत का पाया जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, मतलब कि ट्रॉपिकल जोन में। और जैसा कि ज्योग्राफिकली आप जानते हैं कि ट्रॉपिकल जोन अर्थ सरफेस का सबसे हीटेड पार्ट होता है। तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि ज्योग्राफिक लोकेशन के कारण से हमारे तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है या बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। दूसरा कारण है मॉनसून क्लाइमेट। दरअसल हम दो तरह का मॉनसून क्लाइमेट देखते हैं, वेट एंड ड्राई। हमारे यहाँ दो तरह का मॉनसून पाया जाता है। ये जो स्थिति बनती है ये इसलिए बनती है क्योंकि आईटीसी जेट की शिफ्टिंग होती है। हम बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, बस आपको इतना समझना है, इस संदर्भ में हमें हीट वेव के संदर्भ को बनाए रखना है। तो उस संदर्भ में मॉनसून का रोल इतना समझना है कि चूंकि आईटीसी जेट जो है वो ट्रॉपिकल जोन के बीच में कन्वर्जेंस करता रहता है। आईटीसी जेट वो हिस्सा है जो सूर्य के ठीक नीचे पाया जा रहा हो। जैसे पूरे साल में सूर्य लाइन ऑफ कैंसर से लेकर लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कन्वर्जेंस करता रहता है, जिसके कारण से एक क्षेत्र बनता है जिसको हम आईटीसी जेट कहते हैं। ये कैसा जोन होता है? ये हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर जोन होता है। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के कारण से जब प्रेशर लो होता है, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई ऐसी बेल्ट पाई जा रही है जिसका प्रेशर हाई है और एक दूसरी जगह पर एक ऐसा बेल्ट पाया जा रहा है जहाँ पे प्रेशर लो है, तो इन दोनों के बीच में एक बल काम करता है जिसको हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। ये प्राकृतिक बल है, इसको हिंदी में कहते हैं दाब प्रवणता बल। प्राकृतिक बल है ये दाब प्रवणता बल वैसे ही जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। ये दाब प्रवणता बल क्या करता है? यहाँ की एयर मासेज को यहाँ के लिए अट्रैक्ट करता है, और इसी तरह की मूविंग एयर मासेज को ही हम विंड कहते हैं। तो जब ये आईटीसी जेट लो प्रेशर एरिया बनता है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन ओशियन हाई प्रेशर बेल्ट बनाता है। तो यहाँ से यहाँ के लिए विंड सर्कुलेशन होता है, और फेरल्स लॉ के अनुसार ये विंड तो ऐसे चलनी चाहिए थी, लेकिन फेरल्स लॉ के अनुसार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी मूवमेंट अपने राइट हैंड पे टिल्ट हो जाता है। तो ये अपने राइट हैंड पे टिल्ट होके इस तरह का एक मानसून विंड बनाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट मानसूनल विंड। और फिर सन जो है सितंबर में लाइन ऑफ इक्वेटर पे आ जाएगा, तो लाइन ऑफ इक्वेटर को लो प्रेशर बना देगा, ये हिस्सा हाई प्रेशर बन जाएगा, विंड उसी रास्ते पर फिर से लौट आएंगी। तो ये वाला ड्राई मानसून है आपके लिए और ये वाला वेट मानसून है आपके लिए। तो इस तरह से करके मानसून भी आपके लिए गर्मी ले आता है, ह्यूमिडिटी बढ़ाता है, और बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी में आपको हीट वेव की समस्या रहेगी, क्योंकि आप का शरीर आपके तापमान को संतुलित करने के लिए स्वेटिंग करता है, और अगर विंड में मॉइस्चर ज़्यादा है तो स्वेटिंग इवेपोरेट नहीं हो पाती है प्रॉपरली, जिसके कारण से जो आपका कूलिंग सिस्टम है बॉडी का वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। तीसरा कारण है अर्बनाइजेशन एंड अर्बन हीट आइलैंड्स इफेक्ट। अर्बनाइजेशन बहुत बड़ा कारण है। शहर जो है ये कंक्रीट के बागान बने हुए हैं, और ये कंक्रीट के बागान जो हैं, अगर आप किसी भी शहर की स्थिति देखिए तो शहर कैसे हीट आइलैंड के रूप में काम करते हैं उसको जरा समझिए आप। पहला काम ये क्या करते हैं?
बहुत हैवी अमाउंट में ऑर्गेनिक फ्यूल यूज करते हैं। ये ऑर्गेनिक फ्यूल जो है 3 तरह से यूज करते हैं। पेट्रोल के रूप में यूज करते हैं कारों मोटरसाइकिलों में, डीजल के रूप में यूज करते हैं कारों मोटरसाइकिलों में, और एलपीजी यूज करते हैं घरों में। अब अगर किसी भी मेगा सिटी के बारे में आप अपने दिमाग में कल्पना करके देख लीजिए कि एक दिन में वो कितना लीटर पेट्रोल जला देता होगा, कितना लीटर गैस, कितना लीटर एलपीजी जला देता होगा, कितना लीटर डीजल जला देता होगा, और उससे जो हीट निकल रही है वो किस तरह से एटमॉस्फेयर को इम्पैक्ट करती होगी। पहली बात, हीट आइलैंड कैसे काम कर रहा है, बहुत सारा हीट ये छोड़ रहा है जो हवा में जा रही है, जो नेचर को गर्म कर रही है। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो हीट आइलैंड की तरह से काम कर रहे हैं। वो हीट आइलैंड की तरह से कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी डिपेंडेंसी ऑर्गेनिक फ्यूल पे है। दूसरा बात यह है कि शहरों में कच्ची जमीनों का अभाव है। शहर में जितना भी जमीनें हैं वो रोड्स हैं, वो बिल्डिंग्स हैं, और ये जो सूर्य से आने वाली वेव्स हैं, हीट वेव्स हैं, उनको बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि पूरा का पूरा क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इनके रिफ्लेक्शन से भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो बहुत हैवी अमाउंट में ऑर्गेनिक फ्यूल का यूज किया जाना और बहुत ज़्यादा क्षेत्र में कंक्रीट का प्रयोग किया जाना, ये भी हीटिंग का एक कारण है। तीसरा, ये हीट आइलैंड के रूप में कैसे काम करते हैं, लैक ऑफ ग्रीनरी के कारण से। बहुत कम मात्रा में इनका क्षेत्र हरियाली वाला क्षेत्र होता है। ज़्यादातर इनमें ऐसे ही कंक्रीट के ही बागान पाए जाते हैं, कंक्रीट ही पाया जाता है, हरियाली का हिस्सा बहुत कम होता है। तो जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता है। और ये जो हमने बताया कि ऑर्गेनिक फ्यूल यूज करने से हीटिंग बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ CO2 का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है। और CO2 के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण से CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण से ये हीट इफेक्ट जो है वो और बढ़ जाता है। या यूं कह लो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाता है उसमें। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, तापमान को और अधिक बढ़ा देता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमने वेजिटेशन कवर को कम कर दिया है, हमने बिल्डिंग्स, रोड्स और इस तरह के स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बना दिए हैं, इनका कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए हीट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहर के क्षेत्र हीट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण से हीटिंग बढ़ रही है। तो आप इन सब बातों के आधार पर कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है हीटिंग के लिए। हालांकि इसके बिना हम सरवाइव भी नहीं कर सकते। बहुत व्यथा है जीवन में कि कैसे हम इसको कंटिन्यू करें। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत समय से इस बात पे चर्चा हो रही है कि ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है। एक्चुअली क्लाइमेट चेंज क्या है ना, क्लाइमेट चेंज तो एक स्थिर क्रिया है जो हमेशा चलते रहती है। अगर क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ होता तो ह्यूमन लाइफ का इवोल्यूशन भी अर्थ सरफेस पे नहीं हुआ होता। जिस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन स्टार्टिंग में अर्थ सरफेस का था जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, तो जिस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन अर्थ सरफेस पे था और वर्तमान समय में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें बहुत बदल गया है। लेकिन ह्यूमन एफर्ट ने ना इसको कैटेलाइज कर दिया, ह्यूमन एफर्ट ने इसको तेज कर दिया। और ह्यूमन एफर्ट में जैसे भी पीछे हमने CO2 की बात करी, तो वो करता क्या है कि कुछ हम ह्यूमन एफर्ट ने कुछ ऐसे हैवी गैसेस का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जिनके कारण से एटमॉस्फेयर की निचली लेयर जो है ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गई है, ज़्यादा डेंस हो गई है। और इतना डेंस हो गई है कि वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वापस नहीं जाने देती है, भौमिक विकिरण को वापस नहीं जाने देती है। जैसे जो रेडिएशन सोलर रेडिएशन के रूप में आते हैं, तो सोलर रेडिएशंस कैसे हैं, सोलर रेडिएशंस ऐसे हैं जिनके पास एनर्जी ज़्यादा है और वेवलेंथ कम है। तो कम वेवलेंथ होने के कारण से वो ज़्यादा इंटेंस मीडियम में, ज़्यादा डेंस मीडियम में गति कर पाते हैं। तो ऊपर से आने वाली सनरेज तो आ जाती हैं। अच्छा, ये बैड कंडक्टर भी है, एयर जो होती है बैड कंडक्टर होती है हीट की। इसके कारण से ऊपर से आने वाली हीट कभी भी एयर को गर्म नहीं करती, क्योंकि मान लेते हैं कि कोई एयर पार्टिकल हीट वेव के सीधे संपर्क में आता भी है तो खुद तो गर्म हो जाता है,
लेकिन अपनी हीट बगल वाले को ट्रांसफर नहीं करता ड्यू टू बैड कंडक्शन। तो बैड कंडक्टर होने के कारण से ये बचा रह जाता है, वायुमंडल गर्म नहीं होता। लेकिन ये हीट्स जो हैं वायुमंडल को पार करके चली आती हैं और अर्थ सरफेस को गर्म कर देती हैं। अर्थ सरफेस जब गर्म होता है तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो अगर दो असमान ताप की वस्तुएं अगल बगल रख दी जाए तो उनमें ऊष्मा स्थानांतरण अपने आप होने लगता है। तो अर्थ सरफेस हो गया है गर्म और वायुमंडल है ठंडा, तो ये क्या करता है, अपने हीट को रेडिएट करने लगता है। लेकिन चूंकि अर्थ सरफेस इतना गर्म नहीं है कि उसमें बहुत माइक्रोवेव्स निकले, तो बहुत अधिक वेवलेंथ वाली वेव्स निकलती हैं जो कि डेंस एटमॉस्फेयर के द्वारा ट्रैप कर ली जाती हैं। उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसके कारण से लगातार पृथ्वी का सतह गर्म हो रहा है, लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। यही ग्लोबल वार्मिंग है। तो हम अर्थ में, अर्थ सरफेस पे जो एटमॉस्फेयर पाया जा रहा है उसके टेक्सचर को बिगाड़ रहे हैं, उसके कंपोजिशन को बिगाड़ रहे हैं। उसमें स्पेशली जो हैवी गैसेज हैं, CO2 है, CH4 है, इस तरह की गैसेज को हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की निचली लेयर में, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट आ रहा है और धीरे धीरे करके वो अर्थ को गर्म करता जा रहा है। और उसके इस तरह, अर्थ के इस तरह से गर्म होने के और भी बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत सारे परिणाम आ रहे हैं, जिन पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी बहुत बड़ा कारण है बढ़ते हुए तापमान का या बढ़े हुए तापमान का। एयर पोल्यूशन कैसे कॉज करता है, मैंने बताया आपको कि अगर अर्थ सरफेस के चारों ओर जो हम एटमॉस्फेरिक लेयर बता रहे हैं, इसमें सिर्फ एटमॉस्फेरिक लेयर में सिर्फ गैसेज ही नहीं होती हैं, बल्कि 3 चीज़ें होती हैं। गैसेज होती हैं जिनका एक निश्चित कॉम्बिनेशन है, वो भी आप बिगाड़ रहे हैं। गैसेज के अलावा बहुत सारे सस्पेंडिंग पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जिन्हें SPM कहा जाता है। ये इनके अलग अलग साइज होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे माइक्रो साइज के होते हैं वो तो एटमॉस्फेयर में रुके रह जाते हैं और वो भी एटमॉस्फेरिक डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। और तीसरी चीज वाटर वेपर है, जलवाष्प है। इसकी भी मात्रा पर निर्भर करता है कि तापमान अर्थ सरफेस का कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो कलेक्टिवली इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, एयर पोल्यूशन भी उस पर एक कलेक्टिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण से तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और अप्रत्याशित रूप से तापमान बढ़ रहा है, जैसा हमने कभी सोचा ही नहीं था। कुछ जियोग्राफिक फीचर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हम पहले ही बताए कि जियोग्राफिक फीचर्स जैसे, ऐसे आप समझ लीजिए इस बात को कि अगर सी लेवल से हाइट कितनी है, ये हमारे फीचर्स पर डिपेंड करता है। अब सी लेवल से ऊंचाई का अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैदान, मैदानों से ऊपर पठार, पठारों से ऊपर पर्वत। तो ये तो आपने भी देखा होगा कि इसी क्रम में तापमान कम जाता रहता है। जैसे जैसे हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होने लगता है। लेकिन ये इतना सीवियर सिचुएशन में चला गया है हमारा टेम्परेचर बढ़ने की समस्या कि अभी शिमला का तापमान 40 डिग्री हो रहा है और शिमला में हीट वेव के अलर्ट जारी हो रहे हैं। तो बहुत बुरी स्थिति है। हालांकि हम निचले क्षेत्रों की तुलना में ऊंचाई के क्षेत्रों में या तो हम हायर लैटिट्यूड की ओर जाएं और या तो हम हायर एल्टीट्यूड की ओर जाएं। हायर लैटिट्यूड की ओर जाने पर भी तापमान गिरता है और हायर एल्टीट्यूड पे भी जाने पर भी तापमान गिरता है। तो जियोग्राफिक फीचर्स भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे रह रहे हैं और वो सी लेवल से उसकी ऊंचाई क्या है, उसका लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है, उन बातों पर भी ये निर्भर करेगा कि वहाँ का तापमान कैसा होगा। इस बढ़े हुए तापमान में सेफ्टी फर्स्ट भैया, अपना थोड़ा ख्याल रखें, यूज वाटर वाइजली, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, कम से कम 6 लीटर पानी प्रतिदिन जरूर पिएं और लगातार पिएं। और दूसरी बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी हैं कि आप एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए अपना पेट भरा हुआ रखें और ऐसे फ्रूट्स खाएं जो इस सीज़न में अवेलेबल हैं, वो आपके पानी की कमी को आपके शरीर में पूरा करते हैं। गर्मी के दौरान जो स्वेटिंग होती है उसके कारण से बहुत सारे मिनरल्स आपकी बॉडी से निकल जाते हैं, तो उन मिनरल सफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए जो इस समय अवेलेबल फ्रूट्स हैं, अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं, उनको आप सेवन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्याज खाइए और ऐसे चीज़ों को लीजिए जिनसे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने से बची रहे। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें।